हिंदी ही खरं तर आपली राष्ट्रभाषा, म्हणजे आपल्या सगळ्यांना ती चांगली येत असली पाहिजे. पण आपलं जे हिंदी आहे ना, ते खूप वेळा हिंदी सिनेमासारखं होतं. आणि आयत्या वेळेला परीक्षेमध्ये आपण हिंदी सिनेमातले डायलॉग लिहिल्यासारखे प्रश्नांची उत्तरं लिहितो. मग असं चालतं का? हिंदीचे संस्कार आपल्यावरती ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजेत त्या पद्धतीने झालेले नसल्यामुळं आपण त्या विषयामध्ये तो स्कोरिंगचा सब्जेक्ट असून सुद्धा खूप वेळा कमी मार्क मिळवतो. अनेक मुलं तर कशीबशी पास होतात. म्हणजे बरोबर नाही. पण मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे? मार्क तर मिळवायचे, अभ्यास करायची आमची तयारी आहे, पण कुणीतरी सांगणारं भेटलं पाहिजे ना, की आम्ही काय करू, कसा अभ्यास करू, प्रश्नाचं उत्तर कसं लिहू. तर अशा या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपल्याला आज माहिती देण्यासाठी पुण्यातील बाल शिक्षण संस्था या शाळेतील शिक्षिका अंजली कर्वे या आलेल्या आहेत. त्या आपल्याला हिंदी विषयाचा अभ्यास कसा करायचा, त्यातल्या प्रश्नांची उत्तरं नेमकी ही कशी लिहायची, लिखाण काम किती करायला पाहिजे, अशा अनेक गोष्टींबद्दलची माहिती त्या आपल्याला देतील. तर आपण ऐकूयात अंजली कर्वे यांना. बच्चों, हिंदी यह हमारी राष्ट्रभाषा है और यह राष्ट्रभाषा होने के नाते हमें उसी भाषा में बोलना आना चाहिए। यह तो हमारा उचित कर्तव्य है। इस कारण यह भाषा 10वीं तक पढ़ना अत्यंत जरूरी है। इस भाषा के लिए 100 गुणों के लिए एक पुस्तक है और 50 गुणों के लिए पुस्तक है। पहले हम 100 गुणों के पुस्तक के बारे में सोचेंगे। गद्य, पद्य और स्थूल वाचन ये 3 विभाग में यह पुस्तक लिखा है। गद्य विधाओं में एक दृष्टि से हम देखें तो कुछ 5 कहानियां हैं जिसका मूल्य हमारे जीवन से जुड़ाया जाता है। कुछ संस्मरण है, उसे आदर्शवत की ओर हमें जाना है। कुछ 2 एकांकियाएं हैं, बस मोल समझ जाइए। अभी कुछ यात्रा वर्णन है। देखिए बच्चों, नेट पर तो हम देखते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी देखते हैं, फिर भी पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने वैसे का वैसे चित्र निर्माण करना यह लेखक की खूबी है। यह हो गया गद्य का। अभी पद्य की ओर जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ संत कवि हैं। हिंदी के पहले संत कवि संत नामदेव जी है। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिबा में उनकी 61 पद हैं। उनके 61 पद से हमें मालूम पड़ता है कि पहले नामदेव जी है, बाद में कबीर है, बाद में नानक है इत्यादि। तो कबीर, नानक, सूरदास जीवन का मूल्य हमें समझाते हैं। दानपरता क्या है, प्रेम कैसे होना चाहिए, आदर्शवत की ओर कैसे जाना है, ये सब हम पद्य के माध्यम से समझ सकते हैं। कुछ कविताएं ऐसी है कि नदी का मूल्य, पंछियों की समझ। एक तो उदाहरण मेरे सामने खड़ा होता है कि कोकिल यह पंछी है, मेंढक बरसात में टर्राते हैं। कहाँ? पानी में बैठकर। और पेड़ पर ऊंचाई पर बैठकर कोकिल चुप हो जाती है। कवि ने कोकिल को समझदार बनाया रखा है और मेंढक को ना समझ नहीं कहा है, लेकिन उतावला कहा है। तो इससे ऐसी जो कविताएं हैं, इससे हम अनेक उदाहरणों से हम अनेक विचार समझ सकते हैं। तो ऐसे यह पुस्तकों की रचना की है। 50 गुणों में भी ऐसा ही विवरण है। कुछ कहानियां हैं। पहली कहानी है वह सांप। तो सांप के बारे में तो कहा ही है, लेकिन सांप के मन में क्या क्या विचार आता है। हम तो देखते हैं कि सांप के जो जहरीले दांत होते हैं वो निकाले जाते हैं, बाद में उसकी मनोभावना कैसी होती है इसका वर्णन उसमें किया है। कविता भी ऐसी ही है।
सबका विवरण एक साथ ही ऐसे 50 गुणों के लिए कम पाठ, कम कविताएं, स्थूल वाचन नहीं है। अभी स्थूल वाचन की पढ़ाई कैसे करनी है? तो स्थूल वाचन मन से, लगन से पढ़ना है। लगन से पढ़ने के बाद उसका जो सार है या अच्छी भाषा में जो कुछ कथा रूप है वह ध्यान में रखना है, जो वर्णन रूप है वह ध्यान में रखना है, जो संस्कृति का मूल्य है वह ध्यान में रखना है। और ये सब 1 या 1.5 पन्ने तक निबंध के स्वरूप में लिखना है, या उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर भी यह निबंध के स्वरूप में लिखना भी आपको बहुत ही उपयुक्त होगा। अभी क्या करना है मालूम है बच्चों? ये जो पुस्तक आपके या गद्य पुस्तक आपके सामने होगा, तो गद्य, पद्य और स्थूल, ये सब इन छुट्टियों में 5 बार ठीक से पढ़े। क्योंकि पाठशाला में जाने के बाद जब शिक्षिका आपको पढ़ाएगी ना, तो झट से आपको समझ जाएगा और प्रश्नोत्तर लिखते वक्त गाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षक का सिखाना और आपके विचार दोनों एकत्रित हो जाए तो बढ़िया उत्तर बन सकता है। और हर उत्तर के नीचे आपके विचार वैशिष्ट्य के रूप में प्रकट हो जाएंगे, एक आध वाक्य में तथा आपकी निजी काव्य में। अभी ये दोनों पुस्तक है, इसमें व्याकरण भी रखा है। तो व्याकरण की पढ़ाई भी करनी है। विकारी और अविकारी शब्दों के रूप है, ये तो आपको 5वीं कक्षा से मालूम है। अव्यय 4 प्रकार के अव्यय हैं: विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक। तो अव्ययों के उदाहरण, अव्ययों के नाम और वाक्यों में इसका उपयोग कैसे हो जाता है, ये पुस्तक में ठीक तरह से लिखा गया है। और अगर आप भी यह उदाहरण आपकी कॉपी में लिखे तो इसका उपयोग बहुत हो सकता है। अभी द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है 50 गुणों के लिए, तथा 100 गुणों के लिए प्रेरणार्थक क्रियाएं, सहायकारी क्रियाएं, ये दोनों हैं। वाक्य शुद्धिकरण दोनों के लिए है। शब्द भेद 100 गुणों के लिए है। तो शब्द भेद के लिए विकारी और अविकारी शब्द, उनके भेद, ये तो 5वीं कक्षा से हम सीख रहे हैं। अगर ये भी लगन से पढ़े, बस स्लेट या कॉपी में 10-100 बार लिखे तो बिल्कुल सराव हो जाएगा और आप बिना भूल लिख पाओगे। अभी शुद्ध लेखन की जो भूले होती है ना, इसके बारे में, ये जो किताब आपके सामने है, इस किताब में से ही आज से शुरू कीजिए। बस 5 पंक्तियां शुद्ध लेखन लिखे, ताकि एक भी शुद्ध लेखन की भूल ना हो पाए, तो ही आप अच्छे गुण पा सकेंगे। ये पुस्तक पढ़िए गौर से। अभी इस पुस्तक में गद्य विधाएं एक दृष्टि में ऐसे एक पन्ना है। एक पन्ना पूरे के पूरे पाठों के नाम हैं, लेखकों के नाम हैं और इस पाठ की विशेषताएं हैं। वे विशेषताएं गौर से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। गौर से पढ़ने के बाद पूरे के पूरे वाक्य इन अच्छे शब्दों में से बनाने हैं। ये आपका निजी मामला है। तो ये वाक्य भी प्रश्नोत्तर लिखते समय बनाइए, ताकि आपके ध्यान में रहे। अभी हर पाठ कुछ संग्रह से लिया गया है। इन संग्रहों का नाम भी ध्यान में रखना है। और प्रस्तावना में उत्तर लिखते समय एक जो वाक्य होगा, अंत का वाक्य होगा, तो यह पाठ इस संग्रह से लिया है। लेखक ने इस पाठ में ऐसे स्पष्ट किया है, विशद किया है, मार्मिक शब्दों में लिखा है, सुंदर शब्दों में विवरण किया है। ऐसी प्रस्तावना एक वाक्य में, और एक वाक्य कौन से संग्रह से लिया है, यह एक वाक्य, ऐसे 2 वाक्यों में ही प्रस्तावना लिखनी है। बाद में प्रश्न का उत्तर आपको 2 परिच्छेदों में ही लिखना है, 2 या 3 छोटे छोटे परिच्छेद, ज्यादा मत लिखिए।
प्रश्न का अर्थ ध्यान में लीजिए और उसके अनुसार ही उत्तर लिखिए, उसकी रचना कीजिए। अभी आजकल के दिनों में हम बोलते हैं ना, कालाय तस्मै नमः, वैसे ही है कि काल के अनुसार हमें बदलना है भाषा सीखते वक्त भी। तो पुस्तक पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कल्पना शक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। इसे ही ज्ञान रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाया जाता है। तो ज्ञान आपको मिला है, उसकी रचना करनी है अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। हर पाठ के बाद अगर प्रश्न पढ़ा जाए तो आपको यह अर्थ मालूम पड़ेगा। तो ज्ञान रचनावाद के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर लिखना सीखिए। शुद्ध लेखन की भूले कृपा करके मत कीजिए। शिक्षक जब आपके साथ बातचीत करते हैं तो कैसे करते हैं, उनका उच्चारण कैसा होता है, पाठ पढ़ते समय उनका उच्चारण कैसे होता है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पुस्तक 5 बार पढ़े तो यह ध्यान देना मुमकिन हो सकता है, नहीं तो नहीं, ताकि आपकी भूलें कम होती जाएगी और गुण ज्यादा से ज्यादा आप प्राप्त कर सकोगे। अपनी भाषा में लिखना, अपनी भाषा में विवरण करना आज के दिनों में अत्यंत आवश्यक है। अभी हम जो प्रश्न पत्रिका है उसकी ओर जाएंगे। अभी प्रश्न पत्रिका का स्वरूप ज्यादातर कुछ बदला नहीं है, लेकिन ज्ञान रचनावाद की ओर से कुछ छोटे छोटे बदल किए हैं। जैसे सही पर्याय चुनिए पहला ही प्रश्न दिया है, ताकि विद्यार्थियों को तो पाठ पढ़ने के बाद ये आता ही होगा और ये इतना कठिन भी नहीं रहेगा, तो आप आसानी से छुड़वा सकेंगे। और यह जो पर्याय लिखना है ना, यह पर्याय बस दिए हुए चुनावों में से चुनकर सिर्फ लिखना है, लेकिन वाक्य पूरा लिखना है। सिर्फ पर्याय नहीं लिखना है। सिर्फ पर्याय लिखने से आधा गुण मिलेगा, पूरा का पूरा वाक्य लिखने से 1 गुण मिलेगा, और यह 1 गुण भी शुद्ध लेखन की भूलें न करते हुए। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वहां भी वैसे ही है, 1 वाक्य में उत्तर दो। तो जो वह वाक्य है वह तो पुस्तक में दिया हुआ ही है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे हैं उत्तर तो उस वाक्य में है, लेकिन आपको उत्तर आपकी भाषा में लिखना है। तो आप क्या कीजिए, उत्तर जस्ट अपने मन में तैयार रखिए और ठीक से उत्तर लिखने से 1 गुण शुद्ध लेखन की भूलें कृपा करके मत कीजिए। इसके बाद और एक प्रश्न गद्य विभाग की ओर डाला गया है, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण। एक वाक्य गद्य पाठ में से दिया गया है, इसका संदर्भ तो आपको मालूम है, स्पष्टीकरण भी मालूम है, क्यों यह वाक्य ऐसे दिया है, लेखक ने क्यों लिखा होगा, इसका विवेचन भी है। लेकिन इस विवेचन के पीछे लेखक का कुछ विचार है, यह गर्भित विचार है, ये तो आप समझ सकते हैं। तो इस विचार के बारे में स्पष्टीकरण के बाद एकाध वाक्य अपेक्षित है। अंत में वैशिष्ट्य लिखना है। वैशिष्ट्य यानी का विशेष भाव क्या है, क्या सार है इसका, लेखक को क्या अपेक्षित है, ये तो आप जान सकते हैं। देखिए बच्चों, हम पुस्तक पढ़ते हैं तब जो वर्णनात्मकता होती है ना, वो छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जब कथा शुरू होती है वहां पढ़ने लगते हैं, यह मानवीय स्वभाव है। लेकिन कथा का सार हमें मालूम होता है, इससे जीवन का नाता मालूम होता है। वैसे ही ये जो वाक्य है ना, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण के लिए दिए गए, ये वाक्य का भी जीवन शिक्षण की ओर कुछ नाता जोड़ा जाता है। इसमें वैशिष्ट्य छिपा रहता है, ये आप जान सकते हैं। कुछ कहावत की ओर से, कुछ कविता की ओर से, कुछ अपने मन में आए हुए वाक्य की ओर से आप वैशिष्ट्य लिख सकते हैं। कुछ कठिनाई है तो शिक्षकों से पूछ लीजिए, लेकिन अपने आप भी आपको अगर विचार करेंगे तो सूझ जाएगा। अभी आगे वाला प्रश्न है, 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये प्रश्न तो पाठ में से ही पूछे जाते हैं, इसका उत्तर भी पाठ में है। प्रस्तावना लिखनी है,
लिखते वक्त 2 या 3 परिच्छेदों में इसका उत्तर लिखना है। उत्तर क्या लिखना है, यहां से वहां तक तो होता ही है, लेकिन अपने विचारों के साथ सीधी सादी सरल भाषा में उत्तर अपेक्षित है। वैशिष्ट्य के रूप में और कुछ लिख सकोगे तो बहुत ही अच्छा। ऐसे अगर उत्तर आदर्शवत की ओर जाए, कुछ भी भूल नहीं है बच्चों, 3 से 3 गुण मिल जाएंगे आपको। तो आपको कष्ट करने की जरूरत है, ज्ञान रचनावाद की ओर जाना आवश्यक है, यह मत भूलना। अभी आगे पद्य विभाग शुरू हो जाता है। इसका भी दर्शन कुछ अलग नहीं है, बस रिक्त स्थानों की पूर्ति। अभी पद्य में भी संदर्भ सहित स्पष्टीकरण है और उत्तर भी है। पद्य का संदर्भ तो अर्थ के रूप में हो सकता है, स्पष्टीकरण संदर्भ तो गद्य सरिका ही लिखना है। वैशिष्ट्य अन्य कविताओं की पंक्तियां, आपके मन का विचार एकाध वाक्य में, कौन सा भी प्रकार आप चुन सकते हो जो आपको पसंद हो। अभी स्थूल वाचन की ओर 100 गुणों का पेपर है, उसमें स्थूल वाचन की ओर जाना होगा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, बस 4 पाठ है, कथा स्वरूप है, सीख मालूम है, कथा स्वरूप भी मालूम है। प्रश्न का उत्तर मार्मिक शब्दों में लिखना है। देखिए 4 गुणों के लिए एक प्रश्न है, तो 10 पंक्तियों का, 10 या 12 पंक्तियों का उत्तर अपेक्षित है। प्रस्तावना जैसे गद्य पाठ के लिए बोली थी वैसी ही अपेक्षित है। वैशिष्ट्य लिख पाओगे तो बेहतरीन, नहीं तो उत्तर अपनी भाषा में, सीधी सरल भाषा में लिखनी है। क्योंकि सीधी सरल भाषा क्यों, आपको 10वीं की परीक्षा देनी है। आपकी आयु, आपकी समझ और गद्य पुस्तक का जो स्तर है वह सीधी सरल भाषा का है, तो इतना आप शुद्ध स्वरूप में लिख सकोगे। इस कारण मैं बार बार बोल रही हूँ, सीधी सरल भाषा में लिखोगे तो जो जचने वाले लोग हैं ना, वो भी समझ जाएंगे कि अरे अच्छी पढ़ाई की है बच्चों ने, और आपको गुण भी बेहतरीन मिल जाएंगे। अभी लेखन विभाग है। लेखन विभाग में निबंध, पत्र, कहानी, ये सब लिखना है। कहानी में जो पात्र आएंगे ना, नाम दीजिए उनको। कहानी की शुरुआत आकर्षक होनी है, कहानी को शीर्षक देना है तथा तात्पर्य भी लिखना है, सार भी लिखना है। कहानी परिच्छेदों में लिखनी है। कौन सी की भाषा का लेखन करो, परिच्छेदों में करना है, ये अत्यंत आवश्यक है, ताकि जचने वाला मध्य झट से ढूंढ सकता है। कहानी में कुछ गांवों के नाम लिख सकते हो, जंगल है तो जंगल का नाम लिखो, प्राणी है तो प्राणियों को भी नाम दो, ताकि संवाद रूप में भी आप पलट सकते हो, है ना। कहानी में जहां जहां अवतरण चिन्ह देने हैं उनका उपयोग कीजिए, ताकि समझने वाले को समझ सके। आकर्षक भाषा में कहानी लिखनी है। दूसरा है पत्र लेखन। पत्र का मायना मत भूलिए। 2 किस्म के पत्र हैं, एक व्यावहारिक और एक कौटुंबिक। 2 प्रकार आपको सिखाए गए हैं। आजकल संगणक युग में आप पत्र लिखना भूल गए हैं, लेकिन यह आवश्यक है, यह एक कला है। देखिए, आपको नानी जी को सालगिरह के दिन मुबारकबाद देनी है, तो कैसे लिखोगे? मायना तो आपको मालूम है, कैसे लिखना है। ये आपको लिफाफा निकालना है, यह मत भूलिए। अभी अगला है निबंध लेखन। निबंध संस्कृत शब्द है। हमारे जो विचार है ना, इन्हें अच्छी तरह से बांधते हैं हम लोग, बंधाते हैं और परिच्छेदों में इसका विभाजन करते हैं। कितने मद्दे चाहिए? 10 या 12। हर 2 या 3 मद्दों का एक परिच्छेद चाहिए। ऐसे अगर 5-6 परिच्छेदों में आप निबंध लिखे
तो बेहतरीन होगा। निबंध की भाषा भी बहुत ही सीधी साधी चाहिए। आप अगर ऐसे शब्दों में, ऐसी भाषा में निबंध लिखोगे तो भूलें भी कम होगी। और अपने ही निजी विचारों में निबंध लिखना है, कहीं पुस्तक में पढ़ा है, ऐसा निबंध नहीं चाहिए। देखिए बच्चों, इसलिए आपको रोज का पेपर रोज पढ़ना होगा, क्योंकि अनेक मुद्दे हमें मिल जाते हैं और हम बस में बैठे बैठे, खिड़की में बैठे बैठे, बस रास्ते से चलते चलते ऐसे विचारों में गुम जाते हैं। और निबंध के लिए बस मुद्दे हमारे मस्तिष्क में सीमेंट कंक्रीट जैसे बन जाते हैं। कौन सा भी विषय हो जाए हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए रोज कुछ ना कुछ पढ़ना, रोज कुछ ना कुछ लिखना अत्यंत आवश्यक है। अभी पूरे साल तक पुस्तक का अभ्यास तो हो गया है। आपको पुस्तक पढ़ने के बाद बस 7 या 8 महीने सिर्फ लिखने का सराव करना है। इस साल क्या करना है? सिर्फ परीक्षार्थी बनना है। 10वीं की परीक्षा में अच्छे गुण कमाने हैं। इसलिए सिखाते सिखाते जाएं शिक्षक, तो आपको भी लिखते लिखते आगे बढ़ना है। हर कॉपी का हर पन्ना अपने शिक्षकों से जज लीजिए, उनके पीछे पढ़िए, है ना। और निबंध के लिए भी एक कॉपी बनाइए, बस 30-40 निबंध लिखिए, 20-25 कहानियां लिखिए, 20-25 खत लिखिए। लेकिन एक ही महीने में लिखोगे ना तो शिक्षकों को भी जचना मुश्किल होगा। इसलिए हर महीने में कुछ लिखिए और उनसे जच लीजिए। यही मेरी आपको सलाह है। तो पूरे साल पढ़ाई कीजिए, अच्छे गुण पाइए। धन्यवाद।